हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, घोस्ट लॉर्ड को जब एसेट अज़ूयंग की कमाल की पावर्स के बारे में पता चला था तो वो खुद ही दौड़ते हुए एसेट अज़ू के सामने पहुंच चुका था और उनके सामने अपना सर झुकाते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगा था। जबकि एसेट अज़ूयंग उसे वहाँ पे ज्यादा भाव नहीं देते और वो वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं टियान सेट के डिसेबल्स कहाँ है। एसेट अज़ूयंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए अपनी बुक्स के अंदर से टियान सेट के डिसेबल्स के बारे में पता लगाने लगा था, लेकिन उन बुक्स के अंदर टियान सेट के डिसेबल्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता क्योंकि फेंगडू सिटी में आने के बाद उनका कनेक्शन टियान सेट के साथ कट चुका था। तभी एसेट अज़ूयंग वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद एक इनर बुक को बाहर निकालते हैं जो कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर जू जियान ने दी थी। उसके अंदर टियान सेट के डिसेबल्स के बारे में लिखा तो हुआ था, लेकिन फेंगडू सिटी में आने के बाद उनका कनेक्शन वाकई में टियान सेट के साथ खत्म हो चुका था। वहीं जब घोस्ट लॉर्ड को पता चलता है कि एसेट अज़ूयंग उसकी इनर बुक के बारे में भी जानते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। हालांकि फेंगडू सिटी के अंदर आम लोगों की पावर्स काम नहीं करती, लेकिन एसेट अज़ू वहाँ पे कोल्ड रूम में अपने सभी डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं मेरे पास आओ। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उनके डिसेबल्स के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा खुद ब खुद ही वहाँ पे खत्म हो जाता है और वो सभी लोग खुद ब खुद ही उड़ते हुए एसेट अज़ूयंग के पास पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फेंगडू सिटी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निंगयू वापस आने के बाद सबसे पहले एसेट अज़ूयंग के लिए चाय तैयार कर रही होती है और उसे वहाँ पे इस तरह से चाय तैयार करते हुए देखकर ओल्ड मिंगपो वहाँ पे अपने मन में कह रही होती है मैं भी देखती हूँ कि आखिर इस लड़की के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इसकी चाय एसेट अज़ूयंग को इतनी ज्यादा पसंद है। असल में उसे निंगयू से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि एसेट अज़ूयंग ने उसकी चाय को मामूली चाय जो बोला था, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू अपनी कमाल की स्किल्स और पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इतने खूबसूरत अंदाज में चाय को डिफाइन कर रही होती है कि ओल्ड लेडी मिंगपो जिसको पहले उसे जलन हो रही थी अब उसकी आंखों में निंगयू के लिए तारीफ दिखाई दे रही होती है। वो अपने मन में कहती है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा कमाल का रिफाइनिंग मेथड तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर एसेट अज़ूयंग को इस लड़के के हाथों की बनी हुई चाय इतनी ज्यादा क्यों पसंद है। इसका रिफाइनिंग मेथड इतना ज्यादा कमाल का है कि इसने चाय के हर एक जरे के अंदर अंदर फ्लेवर और टेस्ट ऐड कर दिया है और ये सारी चीजें मिलकर चाय के टेस्ट को एक अलग ही लेवल पे लेकर चली जाती हैं, क्योंकि इसकी सिर्फ खुशबू से ही मेरी बॉडी बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस कर रही है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए चाय तैयार करने के बाद एसेट अज़ूयंग को पेश करते हुए कहती है सिस्टर चाय तैयार है। मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट अज़ू भी चाय का कप पकड़ लेते हैं, जो देखकर ओल्ड लेडी मिंगपो वहाँ पे एसेट अज़ूयंग से कहती है इस चाय की खुशबू से ही पता चल रहा है कि पहले आपको मेरी चाय पसंद क्यों नहीं आई थी। वाकई में इस चाय के सामने मेरी चाय बहुत ज्यादा फीकी थी। आपके पास मौजूद ये यंग लेडी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि इसकी चाय बनाने का अंदाज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सिस्टर अज़ू आप वाकई में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है जो आपके पास ऐसी कमाल की डिसेबल मौजूद है। वो वहाँ पे एसेट अज़ूयंग की चापलूसी करते हुए उन्हें वहाँ पे खुश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन एसेट अज़ूयंग वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो उल्टा वहाँ पे कोल्ड रूम में घोस्ट लॉर्ड से कहते हैं टियान सेट के डिसेबल्स कहाँ हैं। घोस्ट लॉर्ड जो कि अब तक वहाँ पे शांत खड़ा हुआ था, एसेट अज़ू के सवाल के बाद वो भी वहाँ पे हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत ही उन्हें वहाँ पे ग्रीट करके एसेट अज़ू के आसपास मौजूद उनके डिसेबल्स को देखते हुए कहता है एसेट अज़ू क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। टियान सेट के डिसेबल्स आ तो गए हैं जो कि आपके चारों तरफ मौजूद है। लेकिन अभी वहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पे घबराते हुए आकर कहती है मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वंगशंगरी आलम के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर हम लोगों ने जल्द उस मुसीबत को ना रोका तो हमारा पूरा का पूरा फेंगडू आलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वंगशंगरी आलम के अंदर तो पिछले हजारों सालों से कोई भी मुसीबत नहीं आई, तो फिर आखिर आज अचानक से ये मुसीबत कैसे आ गई, आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। और ये कहकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है क्या ये सब कुछ नई सोल्स के आने की वजह से हुआ है। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसेट अज़ू वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है। एसेट अज़ूयंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हड़बड़ा जाता है और घबराते हुए पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे एसेट अज़ू के फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुस्से से कहते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि टियान सेट के सारे डिसेबल्स वापस आ गए हैं। एसेट अज़ूयंग को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर घोस्ट लॉर्ड जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाता है और वो वहाँ पे एसेट अज़ूयंग से कहता है माफ कीजिएगा एसेट अज़ूयंग, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है टियान सेट के सारे डिसेबल्स वापस आ चुके हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं गलत होऊंगा। शायद अभी भी टियान सेट के कुछ डिसेबल्स बचे होंगे, हो सकता है कुछ डिसेबल्स यहाँ पे ना आ पाए हो और उनकी सोल्स कहीं खो गई हो, और अगर ऐसा है तो उनकी सोल्स वंगशंगरी आलम के अंदर ही चली गई होंगी, क्योंकि एक बार जो सोल वंगशंगरी आलम के अंदर इंटर कर जाती है उनकी सोल कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो सोल दोबारा कभी भी रीइंकारनेट नहीं हो पाती। आप ऐसा समझ ले कि वंगशंगरी आलम के अंदर ऐसी बुरी सोल्स को भेजा जाता है जिनकी बुराइयां इतनी ज्यादा होती हैं कि वो दूसरा जन्म लेना डिजर्व भी नहीं करती, इसलिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वंगशंगरी आलम के अंदर भेज दिया
जाता है। हो सकता है टैलेंट सेट के डिसेबल्स की सोल भी वंगशंग रियलम के अंदर ही चली गई हो या फिर किसी ने उन्हें वहाँ पे पकड़ लिया हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उनकी सोल्स फेंगडू के अंदर मौजूद होती तो अब तक मैं उन्हें ढूंढ चुका होता। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजुयांग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं तो ऐसी बात है, तो वो जगह कहाँ है। ऐसा टजुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए कहता है, एंसेस्टर वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप एक बार उसके अंदर चले गए तो वहाँ से कभी भी लौट कर जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। प्लीज मेरी बात को मजाक में मत लीजिएगा, मैं सच कह रहा हूँ। इवन वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है, घोस्ट लॉर्ड होने के बावजूद भी मैं उस जगह पे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कभी मुझे उस खतरनाक जगह पे कोई काम भी पड़ जाता है तो मैं फिर भी वहाँ पे जाना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और एंसेस्टर ज़ू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप वहाँ पे जाने का सोचिए कभी मत, क्योंकि आप इस दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आपको कुछ हो गया तो बुराई पूरी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर हावी हो जाएगी और फिर ह्यूमन वर्ल्ड को कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी एंसेस्टर ज़ू यंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। वो अपने हेल गॉड वाले सिंहासन के ऊपर से खड़े होते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, मुझे वंगशंग रियलम का रास्ता दिखाओ। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब जब एंसेस्टर ज़ू ने उसे वंगशंग रियलम का रास्ता दिखाने का बोल दिया था तो वो भला क्या ही कर सकता था, क्योंकि एंसेस्टर ज़ू यंग के फैसले के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसलिए वो उन सभी लोगों को लेकर वंगशंग रियलम की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वंगशंग रियलम सी का सीन दिखाया जाता है, जो देखने से तो एक खामसी लेक की तरह लग रही होती है, जिसके आसपास एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बगीचा भी होता है। जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ू यंग वहाँ पे उस जगह की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये लेक उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। एंसेस्टर ज़ू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड उन्हें वहाँ पे उस लेक की सच्चाई के बारे में बताते हुए कहता है, ये वंगशंग लेक है, जो कि वंगशंग रियलम के अंदर जाने का रास्ता है। इस लेक का पानी इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये अगर किसी को छू लेता है तो उसकी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है। इवन मेरे लिए भी इस वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि एंसेस्टर ज़ू यंग हम सभी लोगों से अलग है तो वो इस लेक के अंदर जरूर से सर्वाइव कर लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि एंसेस्टर ज़ू यंग अकेले इस लेक के अंदर जाएं। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो उसकी बात का वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अरे यार ये एक मामूली सी लेक ही तो है, आखिर इसमें से क्या खास बात है जो तुम इतना ज्यादा डर रहे हो। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बिना कुछ सोचे समझे लेक के अंदर जंप लगा देता है और एक लंबी सी डुबकी लेने के बाद जब वो निकल कर बाहर आता है तो वो खुद ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं इस लेक के अंदर कोई तो खास बात है, पर उतनी ज्यादा खास बात भी नहीं है और ये बात मैं अभी साबित कर दूंगा। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पानी को वहाँ पे अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश करता है तो ये देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल मत करना। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि बर्नी क्रो अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए उस पानी को हटाने के लिए ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर चुका होता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि लेक का पानी उल्टा बैकलैश करते हुए उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बर्नी क्रो की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ खत्म होने लगी थी, जिसके चलते बर्नी क्रो को वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोरी फील हो रही थी। वो ऊपर हवा में चक्कर खाते हुए कहने लगा था, बॉस मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि लेक का पानी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि लेक का पानी किस तरह से काम करता है, और अगर जल्दी से इस पानी को अपनी बॉडी से ना हटाया जाए तो ये आपकी बोन्स को पूरी तरह से गला देगा। और अगर आपकी किस्मत को ज्यादा ही बुरी हुई, जो कि कभी भी हो सकती है, तो ये आपकी सोल तक को खत्म कर देगा। सिर्फ इसी वजह से वंगशंग रियलम को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, क्योंकि उस जगह पे अपनी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है। घोस्ट लॉर्ड अभी वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के हाथों से होली लाइट बाहर निकलते हुए सीधा बर्नी क्रो की तरफ बढ़ जाती है, जो कि बर्नी क्रो को वहाँ पे चारों तरफ से अपने अंदर लेते हुए उस लेक के पानी को वहाँ पे उसकी बॉडी से पूरी तरह से हटा देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बर्नी क्रो एक ही झटके के साथ वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गया था। जिसके बाद बर्नी क्रो वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये लेक का पानी जो कि मुझे मामूली पानी लग रहा था, असल में तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कमाल का पानी है। इस बीच हम देखते हैं कि बेचारे घोस्ट लॉर्ड का तो वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपने साथ खड़ी हुई और लेडी मिंगपो की तरफ देखते हुए कह रहा था, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर एंसेस्टर ज़ू यंग ने यहाँ पे कौन सी पावर का इस्तेमाल किया था जिसके चलते ये क्रो इतनी जल्दी ठीक हो गया। पर मिंगपो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाती उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यंग वहाँ पे आगे बढ़कर उस लेक के अंदर जंप लगाते हुए कहते हैं, चलो आगे बढ़ो। अब एंसेस्टर ज़ू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक एक करके एंसेस्टर ज़ू यंग के पीछे पीछे उस लेक के अंदर जंप लगा देते हैं। उन सभी लोगों को वहाँ पे इतनी आसानी के साथ वंगशंग लेक के अंदर इस तरह से जंप लगाते हुए और लोडी मिंगपो को तो वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए घोस्ट लॉर्ड से कहती है, घोस्ट लॉर्ड आपको तो पता ही होगा कि मेरी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा कम है, जिसके चलते मैं तो इस लेक के अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इस लेक के अंदर एंटर किया तो मेरी बरसों की मेहनत बेकार चली जाएगी, जो कि मैं हरगिज नहीं होने देना
चाहती। और ये कहकर वो वहाँ पे गोस्ट लॉर्ड के सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से लेक के अंदर जाइए, आपकी गैर हाजिरी में मैं फेंगडू का ख्याल रखूंगी। वो बुढ़िया अभी वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि एसएसटेजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी गोस्ट लॉर्ड को भी वहाँ पे खींचते हुए सीधा लेक के अंदर ले जाती है। और बेचारा गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे लगातार ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं मैं इस लेक के अंदर नहीं आना चाहता। पर उस बेचारे की एसएसटेजू की एनर्जी के सामने एक भी नहीं चल पाती और देखते ही देखते वो भी वहाँ पे एसएसटेजू के पीछे पीछे लेक के अंदर जा चुका था। जो देखकर वो बुढ़िया वहाँ पे उनके सामने एक बार फिर से अपना सर झुकाते हुए कहती है, गोस्ट लॉर्ड वाकई में कितने ज्यादा महान है, उन्हें फेंगडू के अंदर मौजूद लोगों की कितनी ज्यादा चिंता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे उस लेक के नीचे का सीन दिखाया जाता है। जब गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे पहुंचता है तो वो सामने का नजारा देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या एसएसटेजू ने अपनी पैरामॉडल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने डिसेबल्स को प्रोटेक्ट कर रखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर ये लेक उनकी पैरामॉडल स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि एसएसटेजू की वो डिवाइन एनर्जी इस लेक की औकात से कई गुना ज्यादा आगे है। और ये कहकर वो अपने मन में सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, आखिर ये एसएसटेजू कितना ज्यादा ताकतवर है? लेकिन इस सवाल का जवाब तो आज तक हम लोगों को पता नहीं चला। बेचारे गोस्ट लॉर्ड को क्या ही पता चलेगा। पर क्योंकि हमें 2 से 3 साल हो चुके हैं इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए, और जो लोग स्टार्टिंग से सीरीज को देख रहे हैं वो लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएं कि एसएसटेजू कितने ज्यादा पावरफुल हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर अभी वहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लेक के नीचे अचानक से एक सोल टोर्नेडो बनने लगता है जो कि सीधा गोस्ट लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एसएसटेजू वहाँ पे एक और लुक के साथ उस सोल टोर्नेडो की तरफ देखते हैं और उनके ऐसा देखने भर से ही हम देखते हैं कि उनकी आंखों से इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है कि वो उस टोर्नेडो को वहीं पे खत्म करते हुए लेक से बाहर निकलते हुए सीधे ऊपर आसमान तक चली जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ उनके देखने पर से हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि उस एनर्जी को देखकर गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो हेट्रेड एनर्जी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? इस खतरनाक हेट्रेड एनर्जी को तो बुद्धा डोंगमेंगे हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर ये हेट्रेड एनर्जी आज अचानक से बाहर कैसे आ गई? जिसपे हम देखते हैं कि एसएसटेजू उन्हें वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, हेट्रेड एनर्जी लगातार बढ़ रही है जिसके चलते इवल सोल्स आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सारी इवल सोल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगी और फेंगडू के ऊपर हमला करते हुए उसे पूरी तरह से तबाह कर देंगी। ये सुनकर तो वहाँ पे गोस्ट लॉर्ड के साथ साथ एसएसटेजू के डिसेबल्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि उस खतरनाक हेट्रेड एनर्जी की वजह से वहाँ पे और भी काफी सारे टोर्नेडोस बनना शुरू हो गए थे, जो देखकर गोस्ट लॉर्ड जल्दी से अपने पास से अपनी जजमेंटल वेपन को बाहर निकालते हुए उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देता है। उसका वो वेपन काफी ज्यादा खतरनाक था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक के बाद एक अब तक 3 टोर्नेडोस को खत्म कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे लगातार बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट होते हुए चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो धुआं इकट्ठा होते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट का रूप लेते हुए गोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे निकलने की कोशिश करता है, जो देखकर गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ओह नो, ये हेट्रेड एनर्जी तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो खतरनाक डिमोनिक बीस्ट पूरी तरह से गोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे निकल चुका होता है। लेकिन गोस्ट लॉर्ड भी कम ताकतवर नहीं था। वो अपनी कमाल की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म करते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन वो फोग अभी भी वहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। वो एक बार फिर से आपस में मर्ज होते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का रूप लेना शुरू कर देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारा गोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से हम देखते हैं कि डोंगमी आगे बढ़कर अपने जायंट पंच का इस्तेमाल करके वहाँ पे उन सोर्स के ऊपर हमला करते हुए गोस्ट लॉर्ड को बचाकर कहता है, संभल कर, वरना यहाँ पे कब आकर तुम्हें कौन खत्म कर देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। डोंगमी की उस खतरनाक अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो फोग वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन तभी लियो जियान वहाँ पे डोंगमी के पास आकर उसकी टांग खींचते हुए कहता है, तुम्हारा अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी भी तुम्हें निशाने में प्रैक्टिस करने की और ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा निशाना ज्यादा अच्छा नहीं था। जिसमें हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे निशाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने निशाने को देखो। जिसपे लियो जियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि गोस्ट लॉर्ड ने क्या बोला था? अगर ये हेटेड एनर्जी तुम्हारी बॉडी के ऊपर हावी हो गई तो ये तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को कब गला देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें तो यहाँ पे ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। अभी वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ बहस कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों ने ही मिलकर उसकी जान बचाई होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोस्ट लॉर्ड सीधे वहाँ पे एसएसटेजू के पास चला जाता है। वो वहाँ पे एसएसटेजू के सामने हाथ जोड़कर उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, एसएसटेजू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस हेटेड एनर्जी को मुझसे अलग कर दीजिए, वरना ये मुझे खत्म कर देगी। लेकिन एसएसटेजू उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि लीना और रिंजुई दोनों आगे बढ़कर वहाँ पे एसएसटेजू को ग्रीट करते हुए कहती है, एंसेस्टर, हम ट्राई करना चाहती हैं, हमें उम्मीद है कि हम इस हेटेड एनर्जी को खत्म कर सकती है। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटेजू भी उन दोनों को वहाँ पे इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही लड़कियां अपनी अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस हेटेड एनर्जी को वहाँ पे काटना शुरू कर देती हैं। पहले तो वो एक एक करके उस हेटेड एनर्जी का मुकाबला कर रहे थे, फिर वो चारों मिलकर वहाँ पे उस हेटेड एनर्जी को
पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंबाइन अटैक कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पलों के लिए तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे पहले से भी ज्यादा पावरफुल हेटेड एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि वो हेटेड एनर्जी को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे थे वो हेटेड एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और उस बढ़ती हुई हेटेड एनर्जी को देखकर लियो जियान और डोंगमी दोनों वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इवन अब की बार वाली हेटेड एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है कि वो दोनों मिलकर भी वहाँ पे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि एस्टर यंग अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहाँ पे वापस बुला लेते हैं और कोल्ड टून में कहते हैं वांग शंग्री एलम अपनी लिमिट की पीक पे पहुंच चुका है। इस बीच हम देखते हैं कि रिंजी और लीना भी वापस आ चुके होते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है बुद्धा रोंगमिंग की, जो कि वहाँ पे उसे हेटेड एनर्जी को जीते हुए सीधा वहाँ पे एस्टर यंग के पास आकर गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, उसके बावजूद भी तुम्हारे जैसे एक मामूली सा की रिफाइनिंग का कल्टीवेटर मुंह उठाई यहाँ पे चला आया। लेकिन इससे पहले वो बुद्धा वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे आगे बढ़कर उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है बुद्धा प्लीज कुछ भी बोलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ये कोई आम से की रिफाइनिंग स्टेट के कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि ये टियाल सेट के एस्टर यंग है और ये यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए हैं ताकि ये यहाँ पे मौजूद इन इवल स्पिरिट्स को सप्रेस कर सके। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो हेटेड एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि अब तो उसके अंदर से वो इवल सोल्स भी वहाँ पे एक एक करके बाहर आने लगे थे, जो देखकर वो बुद्धा वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है अब बातों का समय नहीं बचा, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। जबकि हम देखते हैं कि वो सारी की सारी इवल सोल्स एस्टर यंग और उनके डिसेबल्स को देखते हुए कह रही थी कि इतनी ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, इन्हें खाने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वो इवल सोल्स वहाँ पे एस्टर यंग या उनके डिसेबल्स के पास भी जा पाती उससे पहले हम देखते हैं कि बुद्धा रोंगमिंग एक्शन में आते हुए अपना स्पेल चैंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो वहाँ पे उस स्पेल को चैंट कर रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उनके पीछे होली रिंग्स बनना शुरू हो जाती है, जिनके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल होली लाइट निकल रही होती है कि वो वहाँ पे उन सभी इवल स्पिरिट्स को सप्रेस करना शुरू कर देती है। जो कोई भी इवल स्पिरिट वहाँ पे होली लाइट की चपेट में आती वो तुरंत ही वहीं पे खत्म होती जा रही थी। तभी बुद्धा रोंगमिंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम लोगों को समझाया भी था कि ऐसी गलती कभी भी मत करना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम लोगों के पास ह्यूमन रियलम के अंदर जाने का जो एक मौका था तुम लोग उसे भी गवा चुके हो। और ये कहकर बुद्धा रोंगमिंग वहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी इवल सोल्स को वहाँ पे ट्रैप कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी इवल सोल्स वहाँ पे बुद्धा रोंगमिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे थे बुद्धा प्लीज हमारे ऊपर रहम दिखाइए, हमसे गलती हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि बुद्धा रोंगमिंग वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाता, वो वहाँ पे अपनी होली लाइट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोल्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता जा रहा था। और अगर इस दुनिया में कोई सोल खत्म हो जाती है तो फिर तो उसके जिंदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर थोड़ी देर पहले तक वो सोल्स जो कि रहम की भीख मांग रही थी, अचानक से हम देखते हैं कि उनकी हेटेड एनर्जी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है और अब वो सोल्स वहाँ पे उन होली रिंग्स के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। उनका गुस्सा लगातार वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था और उनके गुस्से के साथ ही उनकी पावर्स भी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। वो सारे सोल्स मिलकर लगातार वहाँ पे उन होली रिंग्स के ऊपर अटैक करते हुए कह रहे थे ह्यूमन वर्ल्ड हम आ रहे हैं, हम इस अंधेरी दुनिया में और ज्यादा नहीं रहना चाहते, हम जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को तबाह करते हुए ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे चले जाएंगे। उनके ऐसा कहती हम देखते हैं कि उनकी हेटेड एनर्जी वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बुद्धा रोंगमिंग जो कि अब तक अपनी होली लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी हालत भी वहाँ पे खराब होना शुरू हो जाती है। इवन वो वहाँ पे एक साथ अपनी इतनी ज्यादा होली लाइट एनर्जी को इस्तेमाल कर चुका होता है कि अब तो उसके मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे एक्शन में आकर अपने तलिस्मैन्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है तुम्हें ये गंदी चाल नहीं चलनी चाहिए थी, अब तो मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इसी वांग शंग्री एलम के अंदर ही ट्रैप कर देने वाला हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे उन इवल सोल्स को सप्रेस करने के लिए बुद्धा रोंगमिंग की मदद करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उन दोनों की पावर्स कंबाइन होती है तो हम देखते हैं कि होली रिंग्स एक बार फिर से अपना कमाल दिखाते हुए उन सोल्स को सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। जबकि हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट्स तो अभी तक भी लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही थी हमें बाहर आने दो वरना हम इस दुनिया को खत्म कर देंगे और बाहर आने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड को पूरी तरह से हेल बना देंगे। उन सोल्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बुद्धा वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें बाहर मत आने देना, क्योंकि सबसे पहले ये फेंगडू को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके बाद सीधे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे। और अगर एक बार फेंगडू खत्म हो गया तो फिर ह्यूमन वर्ल्ड को भी कोई नहीं बचा पाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि उनकी हेटेड एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो सारी की सारी इवल सोल्स आपस में मर्ज होना शुरू हो गई थी और आपस में मर्ज होने के बाद वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोस्टर का रूप ले लेती है, जो देखकर तो बुद्धा रोंगमिंग का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। तभी वो मोस्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है खत्म कर दो इन दोनों को। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी बड़ी सी जायंट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन होली रिंग्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि होली रिंग्स के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एस्टर यंग शांति से खड़े होकर ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहे थे। उनके फेस के ऊपर रत्ती भर भी दर्द नहीं होता। तभी देखते ही देखते उन होली रिंग्स के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है और वो इवल सोल्स उस क्रैक से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से बाहर निकल
चलने लगे थे, जो कि सीधा वहाँ पे एसेट अजू यंग और उनके डिसेबल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहे थे, हम तुम सभी को डिवोर कर लेंगे। लेकिन तभी तुरंत ही हम देखते हैं कि एसेट अजू यंग के सभी डिसेबल्स आगे बढ़कर उन इवल सोल्स का मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देते हैं। तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो मोस्टर वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ के साथ चिल्लाते हुए कहता है, ह्यूमन वर्ल्ड, हम तुम्हें कंकर करने के लिए आ रहे हैं। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साथ ही होली रिंग्स के अंदर से बहुत सारी इवल सोल्स निकल कर बाहर आने लगती है, लेकिन वो वहाँ पे एसेट अजू यंग के डिसेबल्स के ऊपर अटैक कर पाती। उससे पहले बुद्ध रोंगमिंग वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन अब वो वहाँ पे ज्यादा देर तक उन इवल सोल्स का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी होली रिंग्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारी की सारी इवल सोल्स वहाँ पे आजाद होते हुए बहुत ही तेजी के साथ फेंगडू की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन फेंगडू और उनके बीच में एसेट अजू यंग खड़े थे, जो कि वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देते हैं। उनकी वो डिवाइन सुप्रीम एनर्जी इतनी ज्यादा घातक होती है कि कोई भी इवल सोल उसे वहाँ पे पार ही नहीं कर पा रही होती। जो कोई भी उस एनर्जी की चपेट में आ रही थी, वो सोल तुरंत ही वहाँ पे खत्म होती जा रही थी, जो देखकर बुद्ध रोंगमिंग भी वहाँ पे इंप्रेस होते हुए कहता है, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर, आज से पहले मैंने ऐसी कमाल की पावर कभी नहीं देखी। तभी गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे एसेट अजू यंग की तरफ देखकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, एंसेस्टर, मैं आपसे रैम की भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फेंगडू के साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड भी नहीं बच पाएगा, प्लीज हमारी खातिर नहीं तो ह्यूमन वर्ल्ड को ही बचाने के लिए हमारी मदद कर दीजिए। अब गोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट अजू यंग एक साथ ही अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और ये कहकर एसेट अजू वहाँ पे सोल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश अटैक सीधा उसी खतरनाक मोस्टर की तरफ आके बढ़ जाता है। वो मोस्टर जो कि अभी तक भी वहाँ पे उन होली रिंग्स के साथ टकरा रहा था, वो स्लैश अटैक जैसे उसे वहाँ पे हिट करता है तो एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस खतरनाक मोस्टर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन एसेट अजू का वो सोल स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वंगशेंग रियलम की हर एक सील को तोड़ता जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पे पहले गोस्ट लॉर्ड और बुद्ध रोंगमिंग उस अटैक को देखकर खुश हो रहे होते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के फेसेस के ऊपर परेशानी आ जाती है और वो एक साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, ये पावर बहुत ही ज्यादा है, अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो इसकी वजह से पूरा का पूरा वंगशेंग रियलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये कहकर वो दोनों जल्दी से वहाँ पे एसेट अजू यंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एंसेस्टर, प्लीज जल्दी से इस पावर को रोक दीजिए। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एसेट अजू का सोल स्लैश अटैक सीधा जाकर वंगशेंग रियलम को हिट कर गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे के पूरे वंगशेंग रियलम के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है। सारी की सारी सील्स वहाँ पे टूट चुकी होती हैं, जिसके चलते वो सारी की सारी इवल सोल्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए वहाँ से भागते हुए कहने लगे थे, हम आजाद हो गए, जल्दी से भागो यहाँ से। जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे सोल वैली का भी सीन दिखाया जाता है। ये वही सोल वर्ल्ड है जहाँ पे ज़ू यिन के 12 डिसेबल्स मरने के बाद पहुँचते हैं। उसी सोल वर्ल्ड के अंदर हम वहाँ पे कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आजाद होते हुए कह रहा था, मैं आजाद हो गया, मेरी पिछले हजारों लाखों सालों का इंतजार खत्म हुआ, ह्यूमन वर्ल्ड मुझे बुला रहा है, ह्यूमन वर्ल्ड बहुत ही जल्द मैं आ रहा हूँ। ह्यूमन वर्ल्ड और फेंगडू दोनों को पूरी तरह से हेल बनाने के लिए, और उस हेल के ऊपर हम इवल सोल्स राज करेंगे और उसके बाद हमारा वो हेल पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज करेगा। ये कहकर वो वहाँ पे अपनी इवल एनर्जी को अनलीश करते हुए लगातार अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सारी की सारी इवल सोल्स बहुत तेजी के साथ फेंगडू की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है, ह्यूमन वर्ल्ड हम आ रहे हैं। एसेट अजू यंग जो कि वहाँ पे सब कुछ बहुत ही खुश से देख रहे थे, उनके फेस के ऊपर कोल्डनेस आ चुकी थी। और इसी कमाल की सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।